नमस्कार सभी को। मैं प्रभास कुमार पीजीटी भूगोल जवाहर नवोदय विद्यालय सेगांव बुल्डाना आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम भारत जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन, इसके भाग 1 के बारे में अध्ययन करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम इसकी विशेषता, जो भारतीय जनसंख्या है, इसकी विशेषता के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन के बाद चीन विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। उसके पश्चात भारत का स्थान आता है, यानी दूसरा सबसे अधिक सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 102.8 करोड़ जनसंख्या निवास कर रही थी। 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार 121.07 करोड़ जनसंख्या भारत की। अगर हम देखें भारत की जनसंख्या की विशेषता में ग्रामीण जनसंख्या का आधिक्य है, यानी अधिकतर जो जनसंख्या है वो ग्रामीण है, गांव में निवास कर रही है। और शहरी जनसंख्या में भी दिनों दिन जो है नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। नगरीकरण, जो गांव से नगर की ओर जनसंख्या का प्रवास हो रहा है, माइग्रेट हो रही है जनसंख्या। तो पिछले सालों में ये नगरीकरण की प्रवृत्ति में भी वृद्धि हो रही है। नगरीकरण जो है, ये जनसंख्या का धीरे धीरे रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहर की ओर आ रहे हैं, और नगरों की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। अगर हम देखें 68.8% जनसंख्या जो है ये गांव में निवास कर रही है। दूसरी है कि पुरुष प्रधान आश्रित जनसंख्या अधिक है। अर्जक जो जनसंख्या है जो कम है, जो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत, और आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत अधिक देखने को मिलता है। पुरुष प्रधान यानी अभी भी लिंगानुपात विषम लिंगानुपात है भारत में। अगर हम देखें तो लिंगानुपात जो है 200, अगर 2001 में जहां 933 थी प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, वो 2011 में 943 हो गई है, 943। तो अभी भी जो है ये विषम लिंगानुपात भारत में देखने को मिलता है। और युवा जनसंख्या अधिक है। अगर हम देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 171 करोड़ स्त्रियां कार्यशील थी और 366 करोड़ पुरुष ये कार्यशील थे। तो 1/3 जनसंख्या कार्यशील है और शेष 2/3 जनसंख्या जो है वो आश्रित है, यानी आज लगभग आधी जनसंख्या 30 वर्ष से कम आयु के हैं भारत में, यानी युवा जनसंख्या अधिक है। इसके अतिरिक्त नृजातीय विविधता देखने को मिलती है, जो रेसेस है, मान लें निग्रिटो, नॉर्डिक, मंगोलाइड, द्रविडियन, ये कई प्रजाति के लोग भारत में निवास कर रहे हैं। तो ये तो सामान्य हो गई भारतीय जनसंख्या की विशेषता के बारे में। अब हम देखेंगे कि जो है किसी भी देश के जो लोग हैं वो उसके महत्वपूर्ण संसाधन की श्रेणी में, यानी कि मनुष्य खुद ही, मानव एक संसाधन की श्रेणी में है। पहले मानव को संसाधन की श्रेणी में नहीं रखा गया था, लेकिन मनुष्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है जो किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, यानी हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स की कमी है ही नहीं। लेकिन जो जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, यानी संसाधनों के मुकाबले जो हमारी जनसंख्या है वो अधिक है। और किसी भी देश में अगर संसाधनों के मुकाबले जनसंख्या अधिक होगी तो वो सीमित संसाधन पर दबाव डालती है। और अगर देखें कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% जो भारत के हिस्से में आ रहा है, लेकिन जनसंख्या जो है 16.87% जनसंख्या भारत में निवास कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो है, ये जो विशाल जनसंख्या है भारत की,
वो सीमित संसाधनों पर दबाव डालने का काम कर रही है। और ये जो जनगणना है, अगर हम देखें, जनगणना यानी सेंसस, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। भारत की जनगणना का आधा अधूरा प्रयास जो सर्वप्रथम प्रयास किया गया वो 1872 ईस्वी में। उसके पश्चात जो विधिवत जनगणना हुई जो पूर्ण रूप से, वो 1881 में किया गया। और प्रत्येक एक दशक के बाद यानी प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना भारत में हो रही है और विभिन्न प्रकार के आंकड़े उपलब्ध किए जा रहे हैं और लोगों को जानकारी और सरकारी आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। अब जनगणना में होता क्या है कि जनगणना में सभी भारतवासियों के बारे में एक निश्चित समय पर जो स्टैटिस्टिकल जो डाटा है, जनसांख्यिकीय आंकड़ों का, ये जनता से संबंधित यहाँ के निवास करने वाले लोगों के डिफरेंट टाइप्स के आंकड़ों को एकत्रीकरण किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसको संकलित किया जाता है और फिर प्रकाशित किया जाता है। न केवल भारत में बल्कि विश्व के सभी देशों में जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए जनगणना की जाती है। और अब हम भारत के जनसंख्या वितरण, जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में देखेंगे। तो अगर हम भारत की जनसंख्या के वितरण को देखें तो ये असमान है। कहीं जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिल रही है, ज़्यादा घनत्व है, जनसंख्या सघन बसे हुए हैं। तो अगर हम देखें तो केवल कुछ राज्य, तो 10 राज्य ही ऐसे हैं जो मिलकर के देश की जनसंख्या का 76% भाग है। तो इसमें तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, इनकी जनसंख्या मिलकर देश की जनसंख्या का 76% भाग, यानी 76% जनसंख्या जो है इन राज्यों में निवास कर रही है। जबकि कुछ राज्य जो क्षेत्रफल में विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल है लेकिन यहाँ कम जनसंख्या है, जैसे जम्मू कश्मीर में केवल 1.04% भारत के कुल जनसंख्या का निवास कर रही है, अरुणाचल प्रदेश में केवल 0.84% और उत्तराखंड में 0.83%। ये जनसंख्या का आकार यानी छोटा है, जबकि भौगोलिक क्षेत्रफल जनसंख्या के मुकाबले अधिक है। अब अगर देखें तो जनसंख्या का अभी हमने देखा जो अलग अलग राज्यों में, तो जनसंख्या का वितरण असमान है, कहीं ज़्यादा जनसंख्या है और कहीं कम है। किसी राज्य की जनसंख्या अधिक है, किसी राज्य की कम है। अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है भारत में सर्वाधिक है, सबसे अधिक है, और उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की और सबसे उसके बाद महाराष्ट्र का, बिहार का और पश्चिम बंगाल का स्थान आ रहा है। अब है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसके बारे में। तो किसी भी स्थान में मान लिया, अगर हम देखें विश्व जनसंख्या वितरण वाला भी हमने देखा था कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो सर्वप्रथम हम इसमें देखेंगे भौतिक कारक, जो फिजिकल फैक्टर है वो कौन से हैं। तो फिजिकल फैक्टर किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु है वो इम्पोर्टेंस रखती है कि जलवायु कैसी है, कठोर जलवायु है या सम प्रकार की जलवायु है या मृदुल जलवायु है। तो कहीं ना कहीं जो है, अगर जलवायु अनुकूल जलवायु है, मानव निवास के उपयुक्त है, तो वहाँ जो है जनसंख्या का घनत्व अधिक देखने को मिलता है। अगर हम देखें कि जनसंख्या के वितरण का मानचित्र देखें तो वर्षा के वितरण का मान अनुकूल करता है। जहाँ वर्षा ज़्यादा हो रही है वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। उत्तरी मैदान में अगर देखें भारत में, पूर्व के पश्चिम बंगाल की तुलना में पंजाब और हरियाणा में जनसंख्या का संकेंद्रण कम है। उसी तरह जो है उच्चावच, सामान्य ये है कि किसी भी, न केवल भारत में बल्कि विश्व में, ये पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र की तुलना में मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर हम देखें तो नॉर्थ प्लेन, जो उत्तरी जो मैदानी भाग है, उत्तरी गंगा का मैदान जो है, नॉर्थ जो प्लेन है, उत्तरी मैदानी भाग जो भारत का, वो सबसे अधिक सघन बसा हुआ है। इसके अतिरिक्त भौतिक कारक में है जल की उपलब्धि। तो
तो मानव बस्ती के लिए कहीं भी अगर बसना है तो जल अति आवश्यक है, क्योंकि इसका सिंचाई के काम में आता है, घरेलू कार्य, औद्योगिक कार्य और अन्य कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें, दूसरा है सामाजिक कारक। अगर समाज में मनुष्य जो है पहले जंगलों में निवास करता था, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, लेकिन धीरे धीरे जब वह स्थायी रूप से एक जगह रहने लगा तो उन्होंने समाज में रहने के लिए कुछ नियम कानून बनाए और कृषि कार्य करना सीखा। पहले वो शिकारी और संग्राहक थे, इकट्ठा करते थे, वस्तुओं का संग्रहण किया करते थे, शिकार किया करते थे, लेकिन जब एक जगह एक स्थान पर वो बस गए और खेती करना सीखा, तो अगर हम देखें 10,000 साल पहले मनुष्य ने खेती करना सीखा और वो खेतों के बीच बस्तियां बसा कर रहने लगा। और ये अगर देखें तो अधिकतर जो जनसंख्या है वो प्रारंभिक सभ्यताएं जो विकसित हुई नदी घाटियों में, तो इसका कहीं ना कहीं जो है सामाजिक कारण है। और आर्थिक कारक, अगर आर्थिक कारक जो है इसमें खनिज की उपलब्धि यदि कहीं मिलती है, कहीं उद्योग धंधे अगर विकसित होते हैं और परिवहन के साधन के द्वारा वह क्षेत्र भली भांति जुड़ा हुआ है, और यदि नगरीकरण, सामान्यतः जो है नगरों में जनसंख्या का केंद्रण ज़्यादा हो रहा है, ये महानगरों में काफ़ी जो है जनसंख्या का संकेंद्रण हो रहा है और जनसंख्या जो महानगरों की दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो ये आर्थिक कारण है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक कारक भी हैं कि ऐतिहासिक काल से ही भारत की राजनीतिक दशाएं जो हैं यहाँ की जनसंख्या वृद्धि और वितरण को प्रभावित करती रही। अगर सामान्यतः देखें, राज्य की राजधानी, परिवहन और संचार, व्यापार और प्रशासन केंद्र के होने के कारण ये विशाल जनसंख्या को आकर्षित करती है। और इसके अतिरिक्त राजनीतिक कारण से नए नगर भी बस गए हैं, नए शहर बसे। और प्रशासनिक राजधानी, अगर देखें राजधानी नगर, ऐतिहासिक कारक भी, जो ऐतिहासिक काल से जो महत्वपूर्ण नगर या शहर रहे वहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। मान लिया अगर दिल्ली देखें, कलकत्ता देखें, मद्रास देखें, बम्बई, जिसका नामकरण अलग हो गया, मद्रास चेन्नई हो गया, बम्बई मुंबई हो गया है, कलकत्ता कोलकाता हो गया, तो ये आरंभिक नगर जो हैं ये कहीं ना कहीं जो है शहरी इलाके में भी लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ आधुनिक सुख सुविधाएं, शिक्षा, चिकित्सा और जो परिवहन के साधनों के द्वारा भली भांति जुड़ा होना और अन्य शहरों की चकाचौंध से प्रभावित होकर के भी लोग जनसंख्या को आकर्षित करने का काम ये नगर, महानगर या शहरी इलाके करते हैं और वहाँ जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। अब है जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व, तो सामान्यतः जनसंख्या घनत्व को हम प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं उसकी संख्या में मापा जाता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को पर स्क्वायर किलोमीटर में, कि पर स्क्वायर किलोमीटर जो है जनसंख्या कितनी है। अगर हम देखें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि 1951 में जनसंख्या का घनत्व केवल 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो जनसंख्या का अगर हम देखें भारत में सबसे निम्न घनत्व, सबसे जो कम घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश में, जो अरुणाचल प्रदेश है भारत का, जहाँ केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास कर रहे हैं, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली की है, जहाँ 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लोग निवास करते हैं। तो यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जहाँ की 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह रहे हैं। तो जैसा हम देख सकते हैं कि जनसंख्या का घनत्व काफ़ी अधिक है। और सबसे कम जैसे अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर। अब ये हम जनसंख्या के घनत्व के मानचित्र भारत को देख सकते हैं, जिसमें कि अगर देखें कि 1201 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो डार्क है एरिया, और इसके अतिरिक्त जो है 801 से 1200, 401 से 800, 101 से 400 और 100 से कम, इसके वितरण को इस मानचित्र में जनसंख्या घनत्व को दिखाया गया है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब हम देखें उत्तर भारत के जो राज्य हैं, जैसे बिहार,
यहाँ जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में 829, पश्चिम बंगाल में 1029 और प्रायद्वीपीय भारत के राज्य जैसे केरल में 859 व्यक्ति और तमिलनाडु में 555। तो यह इन राज्यों में जनसंख्या घनत्व उच्चतर है, यानी अधिक देखने को मिलता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये उत्तरी भारत के राज्य हैं, जबकि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के राज्य केरल और तमिलनाडु अधिक सघन बसा हुआ है, अधिक सघन है और जनसंख्या का यानी प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का जनघनत्व अधिक है, उच्चतर है। जबकि असम, गुजरात और झारखंड इत्यादि जो राज्य हैं, यहाँ मध्यम जनसंख्या का घनत्व पाया जा रहा है। अब असम को यदि छोड़ दिया जाए तो शेष उत्तर पूर्वी राज्य और पर्वतीय राज्य में जनसंख्या का घनत्व निम्न पाया जाता है, यानी कम देखने को मिलता है। और केंद्र शासित प्रदेश में केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़ा जाए तो अन्य सारे केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक देखने को मिलता है। तो कम कहाँ मिल रहा है? केवल संघ शासित या केंद्र शासित जो यूनियन टेरिटरी है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, उसको छोड़ दिया जाए तो और भी जो हैं वो संघ शासित क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व कम देखने को मिलता है। अब जनसंख्या घनत्व को दो तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। मान ले भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, तो इस कारण से अगर हम देखें तो जनसंख्या घनत्व को व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या घनत्व को अगर अच्छी तरह समझना है तो जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्रफल व्यक्ति की संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अगर हम देखें तो इसका कायिक घनत्व, एक रूप है इसका कायिक घनत्व, यानी टोटल पॉपुलेशन और निवल कृषि क्षेत्र, यानी जितने कृषि के अंतर्गत लाई गई भूमि है उसको डिवाइड करते हैं, जितना टोटल पॉपुलेशन है और निवल कृषि क्षेत्र। और दूसरा कृषि घनत्व, क्योंकि अगर भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है वो कृषि पर आश्रित है, कृषि और उससे सहायक क्रियाकलाप में लगे हुए हैं प्राथमिक क्षेत्र में, तो कृषि घनत्व यानी कुल कृषि जनसंख्या, जितने लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं और कितनी भूमि जो है कृषि के अंतर्गत लाई गई उसको करते हैं, यानी कृषि घनत्व इक्वल टू कुल कृषि भूमि और डिवाइडेड बाय निवल कृषि क्षेत्र, यानी कृषि के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र। अब कृषि जनसंख्या में कृषक, कृषि मजदूर और जो कृषि के क्रियाकलाप में खेती बाड़ी में हैं जो लगे हुए उनके परिवार के सदस्य सबको सम्मिलित किया जाता है। तो ये दो प्रकार के घनत्व भी हैं, निकाला जाता है, जैसे कायिक घनत्व जो कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय निवल कृषि क्षेत्र, और कृषि घनत्व यानी कुल कृषि जनसंख्या डिवाइडेड बाय निवल कृषि क्षेत्र। जो कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चरल जो क्षेत्र है वो जो कृषि के अंतर्गत लाया गया उसको डिवाइड करते हैं किससे? कुल कृषि जनसंख्या से, तो इससे कृषि घनत्व निकलेगा। अब हम आगे देखेंगे जनसंख्या वृद्धि के बारे में। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति क्या है भारत में, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति के बारे में। तो जनसंख्या वृद्धि किसको कहेंगे हम कि जनसंख्या वृद्धि यानी बताया कि जनगणना जो की जा रही है भारत में प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि के अंतराल पर, मान लिया 2001 की जनगणना हुई, फिर 2011 में, अभी 21 में होगी, क्या आंकड़े आएंगे, नए आंकड़े 2021 के। तो जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में जो परिवर्तन आता है, ये चेंजेज होते हैं, उसको कहते हैं। अब इसके दो घटक हैं, दो फैक्टर्स हैं। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है अभिप्रेरित। प्राकृतिक जो नेचुरल रूप से बढ़ रही है, और अभिप्रेरित है जो इंड्यूस, जो प्रेरित किया जाता है। किसी को मान लिया प्रेरित किया जाएगा उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जाने को, मतलब उनको फोर्स किया जाए और दूसरे क्षेत्र में भेज दिया जाए, दूसरे देश में पलायन हो जाए जनसंख्या में, तो परिवर्तन होता है। तो सामान्य रूप से जो है जनसंख्या जो में जो वृद्धि दर्ज की जाती है कि कितनी जनसंख्या पहले थी और जो बाद में जनसंख्या बढ़ गई, उसका डिफरेंस जो है, और जनसंख्या में वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है और सामान्य भी रह सकती है। तो भारत की जनसंख्या की एनुअल जो ग्रोथ रेट है वो 1.64% है। अब है जनसंख्या को दुगुना होने का समय। तो दुगुना होने का समय की वर्तमान वार्षिक जो दर है वृद्धि दर 1.64% से, तो किसी भी जनसंख्या के दुगुना होने में लगने वाला समय कि मान लें कितने
मान ले अभी 50 करोड़ जनसंख्या है किसी देश की, मान ले 100 करोड़ होनी है, तो कितना समय लगेगा? कम भी लग सकता है और अधिक अवधि भी लग सकती है। अब हम देख सकते हैं कि भारत में जो 10 वर्ष के अंतराल में जो वृद्धि हुई उसका परसेंटेज है। अगर हम 1951 से देखें तो जनसंख्या में जो वृद्धि हुई ना उसके बारे में, 1951 में 13.31% और 1961 में देखें तो 21 पॉइंट जो है 51, और फिर 1971 में 24.80, 1981 में 24.66 यानी थोड़ी कमी हुई, फिर 1991 में 23.85 और कमी हुई, और 2001 में भी 21% लगभग हुई, 21.54 यानी 1991 से के बाद 2001 में जो जनगणना हुई उसमें कमी आई, और 2011 में जो है 10 वर्ष की अवधि में 17.64%। तो 10 वर्ष की अवधि में अगर देखा जाए तो जनसंख्या में निरंतर कमी हो रही है, और भारत में जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि दर है उसमें भी अपेक्षित जो है कमी आई है पहले की तुलना में, धीरे धीरे जनसंख्या कम हो रही है। और अब अगर हम देखें कि 10 वर्षों के दौरान जो जनसंख्या में वृद्धि हुई वो परसेंटेज के हिसाब से कि 25% से अधिक कहाँ हुई, 20 से 25% कहाँ हुई, ये मानचित्र में हम देख सकते हैं, और 15 से 20% और 10 से 15 और 10 से जो है कम, यानी कि इस क्षेत्र में कम जनसंख्या में वृद्धि हुई। अब ये इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जनसंख्या में वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विभिन्न राज्यों में। तो ये मानचित्र से हम इसको देख सकते हैं इसमें, और इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति। तो विगत एक शताब्दी में यानी लगभग 100 वर्ष में जो है भारत की जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर और प्रवास की दर के कारण हुई। तो ये जो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति है इसको हम 4 अवस्थाओं में सामान्य रूप से भारत की जो जनसंख्या में वृद्धि हुई तो डिफरेंट फेजेज में है। तो फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला जो है प्रावस्था प्रथम में, ये प्रावस्था प्रथम जो है कब कहेंगे, अगर हम देखें प्रावस्था प्रथम जो है ये 1901 से 21 की अवधि, 1901 से 21 की अवधि के लिए जनसंख्या वृद्धि की स्थिर प्रावस्था कही गई है, और इस दौरान जन्म और मृत्यु दर दोनों यानी डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई थे, अतः वृद्धि दर जो है कम रही, और 1911 से 21 के दौरान वृद्धि दर निम्न रही। और अगर हम देखें तो 1921 का जो काल है, 1911 से 21 के दौरान जो है जनसंख्या में ज़्यादा कमी नहीं आई। कारण ज़्यादा कमी हो गई, 1921 का जो काल है, जो वर्ष है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई। उसके बाद भारत की जनसंख्या में कहीं भी ऋणात्मक वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि उस समय निम्न स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं, निरक्षरता और जो भुखमरी की समस्या, अकाल पड़ने के कारण, तो जो आधारभूत आवश्यकता है उसका अपर्याप्त डिस्ट्रीब्यूशन और हाई डेथ रेट भी था और हाई बर्थ रेट, दोनों इसके लिए जिम्मेदार थे। जो फर्स्ट फेज है 1911 से 1921 के दौरान जो 10 वर्ष की अवधि थी, तो ये लगभग 1901 से 21 को अगर हम देखें तो जनसंख्या वृद्धि की स्थिर प्रावस्था कही जाती है, फेज कहा जाता है, क्योंकि जनसंख्या में बहुत अधिक परिवर्तन ज़्यादा नहीं हुए। लेकिन उसके पश्चात भारत की जनसंख्या जो है व्यापक सुधार हुआ 1951 तक के, 1921 से 51 तक का जो दशक है ये जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि मानी जाती है। धीरे धीरे क्या हो गया, मृत्यु दर में कमी आएगी। उसका कारण क्या था, मृत्यु दर में कमी आने का कारण क्या हो गया कि देश में स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ, परिवहन और संचार तंत्र के वितरण में प्रणाली में सुधार। तो जन्म दर तो ऊंची बनी रही, लेकिन
इसलिए पिछले फेज की तुलना में वृद्धि दर उच्चतर रही। कारण क्या है कि मृत्यु दर में कमी आ गई। मृत्यु दर जो है वो पहले की दशक के तुलना में कम आई। मृत्यु दर कम हो गई क्योंकि देश में स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति आ गई। मान लिया धीरे धीरे सुधार आ गया, तो चिकित्सा और सुविधा और स्वास्थ्य की सुविधाओं के विस्तार के कारण जो है मृत्यु दर में कमी आ गई। और इस अवधि में 1921 से 1951 तक के दशक के अंदर देखें तो 1920 से यानी 1929 में विश्वव्यापी महान जो है आर्थिक मंदी का दौर, और इसी के दौरान जो है जो अगर देखें द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो एक तो महान आर्थिक मंदी और दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार। इसकी पृष्ठभूमि में ये वृद्धि दर महत्वपूर्ण रही, ये फेज सेकेंड के अंतर्गत। अब हम प्रावस्था जो है थर्ड की चर्चा करेंगे। ये 1951 से 81 के दशक में, ये जो काल था या जो दशक था 1951 से 61, 61 से 71, 71 से 1981, ये जो दशक थे इसमें जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जा रहा है, क्योंकि मृत्यु दर में और तेजी से कमी आ गई और जन्म दर अधिक रहा। तो औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है 2.2% तक ऊंची रही। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यही वह अवधि थी जिसमें एक केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकास कार्य को आरंभ किया गया। 1951 में यानी अगर देखें पंचवर्षीय योजनाएं, जो 5 ईयर प्लान लागू किया गया भारत में, और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के क्षेत्र में मान लिया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र के विकास में कदम उठाए गए। तो लगातार ये 5 ईयर प्लान चलता रहा। तो औसत जो है एनुअल जो ग्रोथ रेट था जनसंख्या में, ये 2.2% तक जो ऊंची दर रही है। अब इसके बाद अगर हम देखें, इसी दौरान अर्थव्यवस्था सुधरने लगी थी और धीरे धीरे लोगों के जीवन की दशाओं में जो निम्न स्तर दर था, जीवन स्तर निम्न था, उसमें सुधार होने लगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कहीं न कहीं उनमें सुधार सुनिश्चित हो गया। तो इसलिए जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि उच्च और वृद्धि उच्चतर हो गई। और दूसरा कारण इस दौरान और हो गया कि कुछ देशों से जनसंख्या जो है वहाँ के लोगों का यहाँ से प्रवास हो गया। प्रवास बहुत सारे तिब्बती, बांग्लादेशी, नेपाली ये देश में आ गए, शरणार्थी के रूप में कुछ आ गए, तिब्बतियन आ गए, बांग्लादेशी चकमा शरणार्थी के रूप में, और यहाँ तक कि पाकिस्तान से वाले लोग, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हुआ और पाकिस्तान से भी जो लोग आए उसने भी उच्च वृद्धि दर में योगदान दिया। तो इस दौरान जो है 1951 से 81 तक का। उसके बाद जो चौथी अवस्था है ये है प्रावस्था फोर्थ, 1981 के पश्चात। लेकिन इस दौरान यदि देखें कि देश की जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची बनी रही, लेकिन धीरे धीरे ये मंद गति से घटने भी लगी। और इसके दौरान साक्षरता प्रतिशत में सुधार हुआ, साक्षरता प्रतिशत बढ़ गया। लोग जो है छोटे परिवार कि एक छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो और हमारे दो। तो भारत की जनसंख्या नीति और कई तरह के साक्षर होने के कारण छोटे परिवार का आकार जो है छोटा होना चाहिए, इसके प्रति भी लोग जागृत हो गए। और औसत जीवन जीने की आयु जो है उसमें वृद्धि हुई और शिशु मृत्यु दर में भी धीरे धीरे कमी हो रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं स्त्री शिक्षा में जो सुधार हुआ, स्त्री की शिक्षा यानी लड़कियों की जो बालिकाओं के ऊपर शिक्षा की जो पहले प्रवृत्ति थी कि लड़कियों के लिए पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है। अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व देखें तो भारत में जो है बहुत ही पर्दा प्रथा, कन्या शिक्षा के लोग विरुद्ध थे। लेकिन धीरे धीरे जागृति हो गई तो विवाह की आयु जो पहले बाल विवाह था उसकी प्रथा में कमी आ गई और जो कानून बन गए और लोग देर से विवाह, ये भी प्रवृत्ति हुई। तो देश में अभी भी जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची बनी हुई है, लेकिन अगर देखें कि धीरे धीरे जो है 10 वर्ष की अवधि के दौरान जो वृद्धि दर है वो धीरे धीरे
कहीं न कहीं कम हो रही है और लोग जो है इसके प्रति जागृत हो रहे हैं। और भारत की जनसंख्या नीति भी जो है ऐच्छिक है कि जनसंख्या नीति भारत जो के लोगों को सरकार जो है अभी जो पहले परिवार नियोजन कहलाता था, कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जाता, अब जो है उसका नाम बदल दिया गया है, नाम है उसका परिवार कल्याण कार्यक्रम। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो सरकार के द्वारा एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन लोगों को जागृत करने के अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके कुछ सार्थक परिणाम आने शुरू हो गए और साक्षरता में वृद्धि के साथ ही लोग छोटा परिवार सुखी परिवार हो, ये धारणा जो है धीरे धीरे बलवती हो जा रही है। विश्व विकास रिपोर्ट के द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया, ये प्रोजेक्टेड है कि 2025 तक भारत की कुल जनसंख्या 135 करोड़ हो जाएगी और देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वृद्धि दर में विविध विस्तृत भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की कि जो जनसंख्या में वृद्धि हुई देश के विभिन्न राज्यों में, उसका प्रतिशत अलग अलग है। कुछ राज्यों में जनसंख्या में वृद्धि का परसेंटेज अधिक है और कुछ राज्यों में इसका प्रतिशत भारी कम है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है, अगर जैसे केरल में देखें तो केरल में साक्षरता जो है अधिक है तो लोग जागृत हैं, तो उसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर जो है दूसरे राज्यों की, अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है। अब हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं जो हैं, जिसकी चर्चा हो रही थी। 1991 से 2001 के दौरान भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की वृद्धि दर का स्पष्ट प्रतिरूप है। जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी और गोवा जैसे राज्य में निम्न वृद्धि दर पाई जाती है, जो 20% से अधिक नहीं हुई। केरल में न केवल इस वर्ग के राज्यों में बल्कि पूरे देश में निम्नतम वृद्धि दर्ज की गई, जैसा कि मैंने पहले चर्चा की कि केरल में जो जनसंख्या में वृद्धि का दर है वो काफ़ी कम है अन्य राज्यों की तुलना में। तो ये दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में जनसंख्या का प्रतिशत गोवा में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, पांडिचेरी में, तो ये कहीं ना कहीं जो है जनसंख्या का निम्न है, यानी 20% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर नहीं है। ये क्षेत्रीय विविधता जनसंख्या वृद्धि में भारत में देखने को मिल रही है। और देश के उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर मध्य भाग में देखें तो दक्षिण राज्य की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर पाई जाती है। अब इसमें कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसमें डालने दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में 20% या उससे कम रही। अब इसमें औसत वृद्धि दर जो है इन राज्यों में 20 से 25% है, यानी ज़्यादा है। और 2091 से 2001 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी अगर देखें 1991 से 2001 की जो अवधि की तुलना की जाए तो 2001 से 2011 में दशक में जो वृद्धि हुई वो कम रही। आंध्र प्रदेश में सबसे कम 3.5% और महाराष्ट्र में ये सर्वाधिक जो गिरावट आई वो 6.7%। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 7.1%, पुडुचेरी में और तमिलनाडु में केवल 3.9%, यानी 2001 से 11 के दौरान जो 10 वर्ष की अवधि है ये वृद्धि दर्ज की गई। तो ये हम जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्ति है उसको देखें। अब भारत की जनसंख्या में जैसे बताया कि युवाओं की संख्या अधिक है और किसी भी देश की जनसंख्या में अगर देखें तो इसका महत्वपूर्ण पक्ष भारत में इसके किशोरों की वृद्धि है, किशोरावस्था में, यानी 10 वर्ष से 19 वर्ष के आयु वर्ग के लोग। ये 2011 के अनुसार 20.9% थी, जिसमें 52.47% किशोर और 47.3% किशोरियों से सम्मिलित है। और जो किसी भी देश की किशोर जनसंख्या है, किशोर अवस्था से गुजरना, एडोलेसेंस एज का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है
कि ये उच्च संभावनाओं से युक्त युवा जनसंख्या समझी जाती है। अगर इन्हें समुचित ढंग से मार्गदर्शित और दिशा निर्देशित ना किया जाए तो वे काफ़ी सुबुद्ध भी होते हैं, तो दिक्कत आ सकती है। यानी अगर इन्हें सही दिशा निर्देश नहीं दिया जाए, ये अवस्था जो है बहुत ही संवेगों का काल है और बहुत अधिक शारीरिक परिवर्तन होते हैं, हार्मोनल चेंजेज आते हैं। तो ये जो किशोरावस्था के हैं, एडोलेसेंस एज के, वो कहीं ना कहीं जो है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और ये देश के भविष्य हैं। तो जहाँ तक इन किशोरों का संबंध है, समाज के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं। जैसे कुछ हो रहा है कि अभी भी कम उम्र में शादी कर दी जाती है, इलिटरेसी की समस्या, निरक्षरता की, और ख़ास करके महिलाओं की जो स्त्री साक्षरता दर है, वो महिलाओं की साक्षरता दर कम है भारत में। और कुछ बच्चे जो है अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं करते हैं, प्राथमिक शिक्षा के पहले ही निकल आते हैं या सेकेंडरी एजुकेशन के बाद ड्रॉप आउट कर देते हैं, स्कूल से वो निकल जाते हैं, आगे अपनी पढ़ाई या अध्ययन जारी नहीं रखते हैं। और पोषक तत्वों की कमी, जिससे कि कुपोषण की समस्या जो देखने को मिलती है भारत में। और जो कम उम्र में शादी कर दी जाती है विवाह होने के कारण, ये जो मोर्टेलिटी रेट है किशोरी माताओं में, उच्च मातृ मृत्यु दर, यानी ये गर्भावस्था के दौरान और ये इनकी मृत्यु हो जाती है। HIV संक्रमण की उच्च दरें, एड्स जैसी बीमारियां, शारीरिक और मानसिक अपंगता, मंदबुद्धि की समस्या, औषधि का दुरुपयोग और नशा या मदिरा का सेवन, किशोर उपचार और अपराध करना, ये जो समस्या है, इसके लिए सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है इन समस्याओं के निराकरण के लिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। अगर हम देखें तो सरकार ने क्या किया है, किशोर वर्ग को उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ खास नीतियां अपनाए हैं। इसमें है राष्ट्रीय युवा नीति। तो हमारी विशाल युवा और किशोर जनसंख्या के समग्र विकास के द्वारा जो है ये कार्यक्रम चलाया जाए, इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 में आरंभ की। तो देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाने, उनके द्वारा भारत के राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। और ये 16 वर्ष से 20 वर्ष के आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित कर रही है। यानी राष्ट्रीय युवा नीति जो इसमें सम्मिलित आयु वर्ग के लोग हैं, सम्मिलित किए जाते हैं, उन्हें 16 वर्ष से एज ग्रुप्स क्या है 16 to 20 ईयर्स, और ये युवा है। राष्ट्रीय युवा नीति के तहत इनको लाया गया है और लाया जा रहा है। और सरकार ने इसके लिए 2015 में कौशल विकास की नीति अपनाई। उनको कहीं ना कहीं जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जा रहे हैं, जिसको कुछ ना कुछ स्किल सिखाया जाएगा। और पूरे देश भर में इसकी गतिविधियां चल रही हैं विभिन्न शहरों में। और जितनी भी गतिविधियां चल रही हैं उनको एक मानक के साथ बांधना और इनको सेंट्रलाइज करना, ये सरकार की नीति है जो आगे जारी है और चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो कौशल विकास योजना है कि किसी न किसी स्किल को सिखाना, मान लिया अनस्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर में अंतर हो जाता है, और अनस्किल्ड लेबर है तो उसकी प्रतिदिन आय या मासिक आय या वार्षिक आय कम होगी। अगर स्किल्ड लेबर है, कहीं ना कहीं कोई स्किल सीख लेता है और उनको ट्रेंड किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, तो वो देश के विकास में योगदान देगा, समाज के विकास में योगदान देगा, उनके परिवार की आय बढ़ेगी, उनकी खुद की आय बढ़ेगी और वो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो धन्यवाद। और अब हम देखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न के बारे में, यानी जो पाठ में चर्चा हुई उसके कुछ प्रश्न जो हैं उसको हम देखेंगे, क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको करना है, और उसको होमवर्क करके और क्लास वर्क के इसके मुख्य पॉइंट्स निकालने हैं इस पाठ के। ये पाठ का पहला हिस्सा था और दूसरा हिस्सा हम
जो जनसंख्या संगठन के बारे में उसमें दूसरे वीडियो में आपको जानकारी देंगे। जैसे इसमें पहला प्रश्न है कि भारत में पहली बार विधिगत जो जनगणना कब शुरू हुई, और 2011 मान लें 1 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, फिर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, और किस वर्ष भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई, और जनसंख्या के इकाई घनत्व से आप क्या समझते हैं।